हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज काजल। वेलकम बैक टू सरल दिशा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट बुक का ही चैप्टर 4, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिव पावर्स की या सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की, तो आपके पास इस चैप्टर में से ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है जो जिस पर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ धीरे धीरे करके। बने रहेगा लास्ट तक और चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि बीच में जो है वीडियोस को स्टॉप कर देते हैं एंड देन दे सफर द थिंग्स लाइक कि वो जो है दूसरी चीज़ों पर पहुंच जाते हैं, उनका ब्रेन कहीं और ही पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वीडियो को एंड तक ही देखना है। इसके अलावा एक एक चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो प्लीज़ एक एक चीज़ों को आप वैसे ही समझना जैसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो जो चैप्टर है आपका, दिस इज योर चैप्टर 4, शक्ति के नए केंद्र कह लीजिए या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, दोनों की सेम चीज है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो ये सत्ता के नए केंद्रों का मतलब है क्या था, क्यों ये आपको चैप्टर जो है डाला गया है आपके क्लास 12 के अंदर। तो सत्ता के नए केंद्रों का जो मतलब है वो ये है कि कुछ ऐसे देश हैं आपके जो भविष्य में महाशक्ति बन सकते हैं। महाशक्ति अर्थात जैसे जो जिस पोजीशन पर आज अमेरिका है आपका, हो सकता है कि कल को ये जो देश है आपके, जिन देशों के बारे में आप पढ़ोगे या जिन केंद्रों के बारे में आप पढ़ोगे, ये आपके महाशक्ति बन सके और आपके वर्तमान में भी ये क्या है, कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका जो है आपके विश्व में निभा रहे हैं। इनमें आप तीन संगठनों को जो है मुख्य पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर के अंदर आपके पास तीन संगठन होंगे। सबसे पहला होगा यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। इसके अलावा आसियान और ब्रिक्स, जिसे आप यूरोपियन यूनियन, आसियान एंड ब्रिक्स। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ देशों के बारे में भी पढ़ना है जो जिन पर आपको क्वेश्चन आता है कि ये जो देश है किस तरीके से ये उभरती शक्तियां हैं, जिसमें आप चाइना पढ़ोगे, जापान, इंडिया, इजराइल एंड देन रशिया। हो सकता है इस बार आपसे जो है रशिया के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि यूक्रेन और रूस का जो भी युद्ध है वो काफी ज्यादा खबरों में बना हुआ है। तो हो सकता है कि आपके जो है पास इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए कि किस तरीके से जो रूस है वो एक उभरती हुई शक्ति है या एक शक्ति ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ चीजों को यूरोपीय संघ से। अगर आप बात करते हैं यूरोपीय संघ की, तो आपको मालूम होगा कि आपके जो पूरा वर्ल्ड है वो कुछ कॉन्टिनेंट्स, जिन्हें आप कहते हैं महाद्वीप, उनमें बटा हुआ है। उसी में एक आपका महाद्वीप है यूरोप। तो यूरोपीय संघ की जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो है शुरू हुई थी। अच्छा, एक चीज याद रखना है आपको, एज अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि बच्चों को विश्व युद्ध के बारे में ही नहीं पता होता। एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि वो 12th क्लास में होकर के अगर उनसे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि यह विश्व युद्ध कब हुआ, तो उनको जो है आंसर नहीं पता होता। तो आई होप यू ऑलरेडी नो अबाउट द विश्व युद्ध, कि भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपके कब हुए थे और किन किन के बीच में हुए हैं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि आपका 1939 से 45 तक जो है चलता है आपका। और इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध ने जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, हम कह सकते हैं कि उसमें यूरोप के देश शामिल थे। और इसी वजह से यूरोप के देशों ने अपनी स्थिति को सुधारने के जो है बहुत ज्यादा प्रयत्न करे, मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा कोशिशें करी कि उनकी
जो स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध ने बेकार कर दी उसे वो संभाल सके। अमेरिका ने भी हालांकि इस सुधार प्रक्रिया में यूरोपीय देशों की काफी ज्यादा मदद की थी। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, और इसके अलावा आपने रशियन क्रांति भी पढ़ी थी। रशिया क्रांति को आप छोड़ दीजिए, बट फ्रांसीसी क्रांति में आपने देखा था कि फ्रांस की डूबने का कारण ही यही था कि उसने कहीं ना कहीं कर्ज दे दिया था, और इसके अलावा फिर उसने अमेरिका से उसको जो है कर्ज लेना पड़ा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अमेरिका ने जो है इनकी स्थिति जो है उसमें सुधार प्रक्रिया में शुरू से ही मदद की थी। यूरोपीय संघ का जो गठन है इसको बनाने के पीछे एक योजना शामिल है। यूरोपीय संघ के गठन की अगर मैं बात करती हूँ, यूरोपीय संघ के गठन की जो शुरुआत है वो शुरू होती है मार्शल योजना से। अब ये मार्शल योजना क्या है? तो 1948 में अमेरिका ने ये मार्शल योजना जो है यूरोप के देशों को सुझाई थी। और इसको बनाने का कारण क्या था? तो यूरोप को एक आर्थिक समुदाय के रूप में स्थापित करना था। इसका आप उद्देश्य आप कह सकते हो एक तरीके से कि आर्थिक समुदाय, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो आर्थिक समुदाय के रूप में इसको स्थापित करना ये मार्शल योजना का आप कह सकते हो उद्देश्य रहा, जो कि अमेरिका ने ही सुझाया। तो मार्शल योजना ने क्या करा है आपके, इस मार्शल योजना ने यूरोपीय संघ का जो है गठन किया है। यूरोपीय परिषद का गठन 1948 के अगले ही साल 1949 में हो चुका था। नाइनटीन 49 में जो है आप देखते हो कि इसका गठन हो चुका था यूरोपीय परिषद का। आर्थिक समुदाय के रूप में इसकी स्थापना हुई है 1957। आर्थिक समुदाय के रूप में इसकी जो स्थापना है वो 1957 में हुई है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की जो आप कह सकते हो कि स्थापना है वो प्रॉपर तरीके से 1992 में हुई थी। आप इसी तरीके से एग्जाम के अंदर लिख के आइएगा प्लीज, तो आपको जो है मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एक तरीका होता है चीजों को लिखने का। मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चों को पता सब होता है, पर वो कमी कहाँ करते हैं, चीजों को लिख नहीं। ठीक है, तो पहले आप बताइए कि यूरोपीय संघ के गठन का कारण क्या था? तो वो मार्शल योजना थी जो अमेरिका ने सुझाई। उसके बाद यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? 48 के अगले साल 49 में। अर्थात आर्थिक समुदाय कब बना? 1957 में बनाया गया। और वहीं पूरे यूरोपीय संघ की स्थापना हुई 1992 में। यूरोपीय संघ के उद्देश्य भी आपसे पूछे जाएंगे, अगर नहीं पूछे जाएंगे और यूरोपीय संघ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको तभी लिख करके आना है यूरोपीय संघ के उद्देश्य। तो इसका सबसे पहला जो उद्देश्य था वो यही रहा होगा, जाहिर सी बात है कि भैया तेजी से हमें क्या करना है, आर्थिक विकास। तेजी से आर्थिक विकास हमें करना है। इसके बाद आपसी सहयोग, क्योंकि संघ है, संघ का मतलब ही होता है ग्रुप, तो ग्रुप क्या ही करेगा, आपका एक सहयोग करने में ही मदद करेगा। और तीसरी चीज इनकी अपनी विदेश नीति। तो ये सारे के सारे जो है यूरोपीय संघ के आपके उद्देश्य जो है वो माने जाते हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएं भी है जो आपको पता होनी चाहिए। विशेषताओं में क्या शामिल है इसके? पहला तो यही कि आर्थिक और सॉरी आर्थिक और राजनीतिक रूप से खुद को सुदृढ़ करना अर्थात मजबूत करना। दूसरा,
विशाल राष्ट्र राज्य बनाना। इन्होंने कोशिश नहीं बल्कि इन्होंने इस चीज को सक्सेसफुल भी किया है। इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को काफी सुदृढ़ कर लिया है, अपनी राजनीति जो है उसको भी सुदृढ़ कर रखा है, और ये आज आपका विशाल राष्ट्रीय राज्य है। इनका अपना झंडा है। हर देश का वैसे तो अपना एक सेपरेट फ्लैग होता है, बट यूरोपियन यूनियन का जो है आपको एक अलग से एक झंडा मिलेगा। इनका एक अपना राष्ट्रीय गान मिलेगा, नेशनल एंथम। इनका स्थापना दिवस भी जो है मनाया जाता है। तो स्थापना दिवस जो है वो 9 मई को मनाया जाता है। हर साल 9 मई को इनके स्थापना दिवस के रूप में जो इनको मनाया जाता है। और मुद्रा के रूप में यहाँ यूरो जो है वो चालू है। यूरोप की ही मुद्रा है यूरो। हालांकि एक चीज आपको याद रखनी है, क्या कि 2003 में इसने अपना एक संविधान बनाने की कोशिश करी। इसने अपना संविधान बनाने की कोशिश करी, परंतु वो असफल रहे। ठीक है, तो 2003 की ये बात है कि इन्होंने अपना एक संविधान बनाने की कोशिश करी, परंतु ये असफल रहे। फ्लैग की मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने बुक में जो है देख सकते हैं, आपको साइड में प्रॉपरली एक फ्लैग बना करके दिखा रखा है। इस फ्लैग के अंदर है क्या, ये यूरोपियन नेशन के ही मैं आपके फ्लैग की बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर आपसे कई बार ना ये फोटो दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो झंडा है, ये जो ध्वज है, किस चीज का प्रतीक है, या इस पर जो ये आपको सितारे नजर आ रहे हैं, स्टार 12, ये किस चीज को दिखाते हैं। तो पहली चीज कि ये आपके यूरोपीय संघ की एकता का प्रतीक है। ठीक है, घेरे में है तो कोई चीज घेरे का मतलब, या गोल चीज अगर है तो उसका मतलब उस चीज का अंत नहीं है। तो यूरोपीय संघ की एकता का जो है अंत नहीं है, तो ये एकता का प्रतीक है। 12 आपको जो है नीले रंग के ऊपर, नीले रंग पर 12 सितारे आपको नजर आते हैं, सुनहरे रंग में होगी। ठीक है, ये आपको घेरा दिख रहा है, ये एकजुटता और इसके अलावा एकता जो है उसको दर्शाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसकी विशेषताओं में मैंने आपको बताया है, एक तो आर्थिक और राजनीतिक, फिर इसके अलावा विशाल राष्ट्रीय राज्य। इसमें और अलग से भी आप अगर विशेषताएं जो है वो लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। क्या, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे आप 2 विशेषताएं जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका आर्थिक विशेषताएं, और दूसरा हो गया सैन्य विशेषताएं। आर्थिक विशेषताओं की बात करूं बेटा मैं, तो पहली चीज ये कि 2005 तक, ठीक है, 2005 में आप कह सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही। जी यस, 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो एक संघ अगर यदि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि उस संघ की सक्सेस ही है। इसके यूरो ने डॉलर को माप दिया है, मतलब यूरो जो है आप कह सकते हो यूरो डॉलर के लिए खतरा है। सकल घरेलू उत्पाद 1200 बिलियन, या सॉरी 12,000 बिलियन डॉलर से जिसका अधिक रहा है। सकल घरेलू जिसको आप कहते हैं जीडीपी, जीडीपी जो है वो आपका 12,000 बिलियन डॉलर, उससे भी ज्यादा जो है अधिक रहा है। ठीक है, सैन्य सुविधाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके अलावा परमाणु संपन्न देश इसके
अर्थात शामिल है। परमाणु संपन्न में आपको 2 देश मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो फ्रांस और इसके अलावा ब्रिटेन। और इसके साथ ना ये परमाणु संपन्न है, बल्कि ये क्या है, आपके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य किस चीज के? संयुक्त राष्ट्र के। आपके संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से 2 हैं आपके ब्रिटेन और फ्रांस। और संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य होने का सिंपल सा मतलब है, इनके पास होती है वीटो शक्ति, जिसका इस्तेमाल वे लोग किसी भी इशू या मतलब किसी भी मुद्दे के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि याद क्या रखना है आपको कि 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जो है इस्तीफा दे दिया था, या आप कह सकते हैं यूरोपीय संघ को जो है छोड़ दिया था। फिर भी ये अभी भी परमानेंट मेंबर में शामिल है। तो ये था आज का आपका यूरोपीय संघ। इसके अलावा मैं आपके जो 2 और हैं, आसियान, ब्रिक्स, इसके अलावा जो आपके ये उभरती शक्तियां हैं, वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहूंगी। तो तब तक के लिए आप जो है ठीक ठाक पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और चीज़ों पर जो है थोड़ा ध्यान लगाइए। धन्यवाद।